गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आपको याद होगा कि लास्ट ऑनलाइन सेशन में वी हैव कंडक्टेड एन एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी में हमने करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको जानने की कोशिश की थी, जिसके हिसाब से अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट कम हो जाएगा। तो उसके ऑब्जर्वेशन भी देखे थे और काफ़ी अच्छे से वो एक्टिविटी पूरी हमने समझ ली थी। आज हम एक नई एक्टिविटी करने जाने वाले हैं। टॉपिक भी नया है, विच इज़ अ टॉपिक 12.5 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसको हम समझेंगे और काफ़ी आसान और मज़ेदार एक्टिविटी है, मज़े आने वाले हैं इसमें। तो एक्टिविटी को शुरू करने से पहले ये फिगर को देख लेते हैं क्या कहना चाहती है। सो फिगर 12.5, इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बहाने में फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो असर करेंगे। रेजिस्टेंस तो एक फैक्टर है ही, बट रेजिस्टेंस में भी कौन कौन से फैक्टर है, किस चीज़ की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, उसके ऊपर ही ये पूरी एक्टिविटी है। एक्टिविटी को समझ लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस एक ही बैटरी है, यहाँ पे थोड़ी रिवर्स देख रही है। ऑलमोस्ट क्या होता है, लेफ़्ट साइड पे प्लस होता है, राइट साइड पे नेगेटिव होता है, बट एनी हाउ इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस साइड पे एमीटर कनेक्ट किया हुआ है और एमीटर के साथ एक की कनेक्ट की हुई है, प्लग की, और उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है। उस बॉक्स का मतलब यही है कि ये जो जंक्शन है एक्स और वाई, सबसे पहले एक वायर, उसके बाद दूसरा वायर, तीसरे में मोटा वाला वायर और चौथे में कुछ अलग तरीके से वायर। इन शॉर्ट एक दो तीन चार चार अलग अलग टाइप के वायर हम इन दो जंक्शन के बीच में रख के देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है कंडक्टेंस के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर, उसको हम देखेंगे। इस एक्टिविटी को करते वक्त ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एमीटर में रीडिंग कम आएंगे। जो हमने इससे पहले एक्टिविटी की थी उसका पूरा निचोड़ इस एक्टिविटी में भी याद रखना है। टू स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को बहाने में असर करते हैं। कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सेल, an emitter, a nichrome wire of length L, say marked 1 and a plug key and shown in figure। सर्किट एक बनाइए जिसमें एक सेल हो, एक एमीटर हो, निक्रोम का वायर हो जो L लेंथ का हो। यहाँ पे उन्होंने एक नंबर से निक्रोम वायर को दिखाया हुआ है, और प्लग की हो, यहाँ पे प्लग की भी आ गई जो अभी फ़िलहाल ऑन कंडीशन में है क्योंकि यहाँ पे डॉट है, shown in figure 12.5। Now plug the key, note the current in the emitter। सबसे पहले निक्रोम वायर को कनेक्ट करने के बाद, दोनों जंक्शन के बाद, यहाँ पे कितना एम्प्स दिखा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए। क्योंकि हमें पता है कि निक्रोम में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एम्पियर कंपेरेटिवली काफ़ी कम दिखाएगा। ये हमने पिछली एक्टिविटी से सीखा हुआ है। रिप्लेस द निक्रोम वायर बाय अनदर निक्रोम वायर। अभी ये एक नंबर वाला निक्रोम वायर स्विच ऑफ करने के बाद हटा लो और निक्रोम मटेरियल का ही दूसरा वायर लेना है, सेम थिकनेस, जिसकी क्रॉस सेक्शन सेम ही हो बट ट्वाइस द लेंथ। बट अभी जो उसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो हमें 2 गुनी लंबाई देनी है। तो 2 गुनी लंबाई देके दैट इज 2L, जिसको हमने 2 नंबर से यहाँ पे इंडिकेट किया है, उसको प्लेस कीजिए। अभी यहाँ पे जो हमने एक ही लेंथ का वायर यूज़ कर रहे थे, अभी हमें उसको निकाल के स्विच ऑफ करने के बाद 2 नंबर का वायर डालना है जो सेम ही मटेरियल का है, निक्रोम का, बट उसकी लेंथ डबल है, और उसके बाद स्विच को फिर से स्टार्ट कर देना है। देन व्हाट यू विल सी कि यहाँ पे जो एमीटर में एम्प्स दिखा रहा है वो पहले की कंडीशन में अभी कुछ और ज़्यादा कम हो गया है। यहाँ पे लेंथ अगर L थी तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2 एम्पियर करंट दिखा रहा है, तो क्योंकि हमने लेंथ डबल कर दी
तो यहाँ पे एम्पियर आधा हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली ऐसा ही होगा। आप अगर चाहो तो लैब में भी इसको करके देख सकते हो। नोट द एमीटर रीडिंग। तो एमीटर रीडिंग को नोट करो और आप देखोगे कि ये वायर को डबल करने से एम्पियर मतलब प्रवाह कम हो गया है, आधा हो गया है। नाउ रिप्लेस द वायर बाय थिकर निक्रोम वायर बट ऑफ द सेम लेंथ एल मार्क्ड 3। अभी स्विच को ऑफ करने के बाद 2 नंबर के वायर को भी हटा लीजिए। अभी फिर से 3 नंबर का वायर लेना है। ये 3 नंबर का वायर भी सेम मटेरियल का है, निक्रोम का, बट ये 3 नंबर के वायर में फ़र्क ये है कि इसकी चौड़ाई, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो पहले नंबर के मुकाबले डबल है। यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन मतलब रेडियस या डायामीटर 1 नंबर के हिसाब से डबल है। तो ये 3 नंबर का वायर अब जब हम डाल के देखेंगे और उसके बाद एमीटर में रीडिंग लेंगे, तब आप फिर से शॉक हो जाओगे कि यहाँ पे करंट जो आधा हो गया था 2 नंबर डालने के बाद, अभी वो फिर से डबल हो गया ये 3 नंबर का वायर डालने के बाद। तो आप ये कंडीशन को समझिए। जब 1 नंबर का निक्रोम वायर डाला था तब मान लीजिए कि कोई करंट आ रहा था। जब हमने लंबाई 2 गुनी कर दी तब करंट आधा हो गया, और जब हम उसकी मोटाई या चौड़ाई बढ़ा दे रहे हैं तो करंट भी बढ़ जाने लगा है। तो आपको ये रिलेशन समझना होगा, और किस तरीके से है उसको भी मैं बड़े आसानी से आपको समझाऊंगा, बट ये फिनोमिनन को आपको ऑब्जर्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ थिकर वायर हैज़ अ लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया। जो 3 नंबर का वायर है उसका क्रॉस सेक्शन, जो सर्कल, वायर का जो सर्कल होता है वो काफ़ी मोटा है, वैसे बोल रहे हैं। अगेन नोट डाउन द करंट थ्रू द सर्किट। फिर से नोट डाउन कर लीजिए कि करंट कितना आ रहा है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग निक्रोम वायर, कनेक्ट अ कॉपर वायर मार्क्ड 4 इन फिगर 12.5 इन द सर्किट। अभी 3 नंबर के निक्रोम वायर को हटा लो और 4 नंबर का कॉपर वायर ले लो। आपको ये भी पता है कि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस निक्रोम वायर के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो अगर यहाँ पे हम बहुत ही छोटे छोटे पत्थर यूज़ कर रहे हैं तो पानी के प्रवाह की तो बाढ़ आ जाएगी। उसका मतलब यहाँ पे एमीटर में एम्प्स बहुत ज़्यादा दिखाएंगे, रीडिंग्स बहुत ज़्यादा दिखाएगी। लेट द वायर बी द सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज दैट ऑफ द फर्स्ट निक्रोम वायर। ये जो 4 नंबर का वायर हम यूज़ कर रहे हैं वो 1 नंबर के वायर के सेम साइजेस का होगा। मतलब 1 नंबर की वायर की लेंथ अगर L है तो 4 नंबर के वायर की लेंथ भी L ही होगी। 1 नंबर का क्रॉस सेक्शन है अगर 7 सेंटीमीटर तो इसका भी क्रॉस सेक्शन 7 सेंटीमीटर ही होगा। फ़र्क क्या है, यहाँ पे निक्रोम एज अ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे कॉपर एज अ मटेरियल वी आर यूजिंग इट। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 1 नंबर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो 2 नंबर में रेजिस्टेंस डबल हो जा रहा है क्योंकि लेंथ डबल हो गई। 3 नंबर में रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है क्योंकि मोटाई बढ़ रही है, और 4 नंबर में रेजिस्टेंस बहुत कम हो रहा है क्योंकि मटेरियल ही चेंज हो रहा है। और अगर मैं करंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, तो 1 नंबर में प्रवाह नॉर्मल है, 2 नंबर में प्रवाह आधा हो जा रहा है, 3 नंबर में प्रवाह डबल हो जा रहा है, और 4 नंबर में तो बाढ़ ही आ गई। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझिए, रेजिस्टेंस और करंट। Let the wire be the same length and same area of cross section as that of first nichrome wire. Note the values of the current. Notice the difference in the current in all the cases. हर केसेस में क्या क्या करंट में फ़र्क आ रहा है उसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, रेजिस्टेंस भी ऑब्जर्व करना है। Does the current depend on the length of the conductor? तो क्या जो करंट है वो कंडक्टर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ। Does the current depend on the cross section area of the wire used? हाँ, हर केस में ये चीज़ें मैटर करती हैं। अभी क्यों मैटर करती हैं? अभी इसी चीज़ को अभी हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं अच्छे से आपको समझा दूँ कि अगर मान लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा मकान है और उसके दरवाजे बहुत छोटे हैं,
तो उसमें कितने आदमी एट अ टाइम जा सकते हैं या कितने लोग एट अ टाइम जा सकते हैं। आप बोलोगे सर मकान तो बड़ा है, पर क्योंकि दरवाजे छोटे हैं तो उसमें एक के बाद एक ही आदमी जा सकते हैं और एक के बाद एक ही आदमी बाहर आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला निक्रोम का टेस्ट कि भाई मकान बड़ा है पर क्योंकि दरवाज़ा छोटा है तो एक एक आदमी ही जा पाएंगे। दूसरा, अभी हम मकान की लंबाई बढ़ा देते हैं तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए वक्त ज़्यादा लगेगा। उसी वजह से करंट फ्लो, जब लेंथ हम बढ़ा दे रहे हैं तो उसको टाइमिंग भी ज़्यादा लगेगी और करंट भी कम हो जाएगा। तीसरा, अभी हम मोटा निक्रोम वायर यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब बड़ा मकान और दरवाज़ा भी बड़ा, तो उसमें एक साथ 2-3 लोग जा सकते हैं। हाँ हाँ, तो उसी वजह से उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। समझ रहे हो? वेरी गुड। और अभी चौथा है कॉपर वायर, मतलब मकान तो है पर दरवाजे ही नहीं बनाए, आगे से भी खुला है पीछे से भी खुला है, तो उसमें 2 क्या 500 लोग एक साथ आके जाएंगे, एक साथ आके निकल जाएंगे। तो यही 4 कंडीशन है जिसकी वजह से फ़र्क पड़ता है रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट में। आई होप इस एग्जाम्पल थोड़ा ठीक ठाक है, बट मुझे लगता है तब तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो ये एक्सपेरिमेंट से कौन कौन सी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस ये है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट एमिटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन लेंथ वायर इज डबल्ड। जब हम वायर की लेंथ, लंबाई को डबल कर देते हैं तब जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो आधा हो जाता है जो एमीटर में दिखा रहा है। The emitter reading is increased when thicker wire of the same material and of the same length is used in the circuit. जब हम मोटा वायर यूज करते हैं तब एमीटर में बहने वाले करंट की रीडिंग भी बढ़ जाती है। A change in a emitter reading is observed when a wire of different material of the same length and same area of cross section is used. जब भी कभी निक्रोम की जगह पे कोई दूसरा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, हालांकि साइज सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ सेम है, फिर भी एमीटर के रीडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आ सकता है। क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपर यूज़ किया है तो एमीटर में रीडिंग बढ़ जाएगी। अगर कोई ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है तो रीडिंग कम हो जाएगी। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ इन इक्वेशन 12.5 to 12.7 we observe that the resistance of the conductor depends। अगर हम ओम्स लॉ जो 12.5 और 12.7 है, आपको दिखाई देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 12.5 V is equal to IR, R is equal to V upon I is equal to V upon R। अगर इसको हम अभी जो हमने एक्टिविटी की उसके अंदर हम डाल दे और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन बनाए तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है किसके ऊपर, इट्स लेंथ। मतलब लंबाई जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ है ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेकेंड पॉइंट में इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड, ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, मतलब कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, निक्रोम, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड या ग्लास, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हो उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये 3 पॉइंट मेजर है। इसके अलावा भी और एक पॉइंट है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये चीज़ एडिशनल है, आपको याद रखनी है तो आप रख सकते हो। डेरिवेशन, अभी ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया उसका एक डेरिवेशन निकाल लेते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। प्रिसाइज मेजरमेंट हैव शोन दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। हमने देखा कि कोई भी रेजिस्टेंस है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L में लिख सकता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको मैंने एक इक्वेशन बना दिया। दूसरा, जो रेजिस्टेंस है
वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना मोटा वायर उतना रेजिस्टेंस कम, जितना पतला वायर उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक के नीचे एरिया आ गया। तो ये दूसरी चीज हमने ऑब्जर्व कर ली। अभी ये दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे रेजिस्टेंस है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहता हूं और एक दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि आर है तो मैं आर को तो ऐसे ही रख देता हूं। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल भी प्रोपोर्शनलिटी का एज इट इज डाल दिया। ऊपर है यहाँ पे एल और नीचे है यहाँ पे 1/a। तो यहाँ पे आप लिख लो एल इंटू 1/a। तो एल इंटू 1 हो जाएगा एल और a डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो कहना इसे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a। अभी क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला बनाना है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तो हर जगह डाल नहीं सकते, तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का एक सीधा सा फॉर्मूला ये है कि अगर मुझे निकालना है तो मेरी जगह पे एक कांस्टेंट को बिठाना पड़ेगा। जैसे कि क्लास टीचर बोलती है ना कि अगर मैं क्लास में नहीं हूं तो मेरी जगह मॉनिटर रहेगा। तो क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट निकल रहा है और इक्वल टू आ रहा है तो उसकी जगह पे क्लास मॉनिटर को हमें बिठाना पड़ेगा। अब ये क्लास मॉनिटर जो है उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब प्रोपोर्शन को निकाल के जो बैठा है वो कांस्टेंट। तो ये चीज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे हमने रो यूज किया है जो है रेजिस्टिविटी क्या है उसको हम आगे भी चैप्टर में समझेंगे। वेयर रो इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे रो एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अभी आपके दिमाग में टुंग करके क्वेश्चन आया होगा कि सर रेजिस्टेंस तो हम अभी समझ रहे थे, ऊपर से एक और चीज आ गई रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है वो आप हमें बताइए। ऑफ कोर्स, बट नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। जो SI यूनिट है रेजिस्टिविटी का वो ओम इंटू मीटर होगा, जबकि रेजिस्टेंस का सिर्फ ओम है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब मटेरियल के साइज पे डिपेंड नहीं करती। जहां पे ये मटेरियल यूज हुआ उसी के कैरेक्टर में ये होगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर आप एक चम्मच खाओ या एक थैली खाओ, उसका मीठापन उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसका स्वभाव है। उसी तरीके से जो रेजिस्टिविटी है वो छोटा मटेरियल हो या बड़ा मटेरियल हो, बट रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। जैसे कि नमक खारा होता है, खारा उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसी तरीके से रेजिस्टिविटी कोई भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है। उसको हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप, मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो कमेंट बॉक्स जो मेरा खाली ही रहता है उसको आप भरिए ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। टिल देन रिवाइज करते रहिए और थैंक यू सो मच।